अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, 92 न्यूज़ से आजकल इनका ताल्लुक है। इसके अलावा सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, समा टीवी से इनका ताल्लुक है। बात करते हैं आज जो अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं उनसे मुतल्लिक, और कुछ गैर अदालती कार्रवाइयाँ भी आज काफ़ी सारी हुई हैं, उन पे आज थोड़ी रोशनी डालते हैं। सुहेल रशीद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हम ख्याल बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस साहब का काफ़ी अरसे से, वो सेम पेज परवेज मुशर्रफ वाले केस में करता करता आज खुद सेम पेज से हटता नजर आया है। तो अथर मिर्ला साहब में और चीफ जस्टिस में कुछ नोक झोंक भी हुई है सारी, ये नून लीग और पीटीआई को लेके। तो ये बाहर की सियासत अंदर तक पहुंच गई है, क्या चक्कर हुआ ये? बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। एक तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो सेम हम ख्याल बेंच जिसे अब कहा जा रहा है, उसमें हम ख्याल वो ज़्यादा देर इसलिए नहीं कहलाएगा कि जस्टिस अतर मिर्ला जो हैं उनका जो रिकॉर्ड कुछ मैं कवर कर करके जानता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा क्लियर हैं वो, तो उनके ऊपर वो कुछ किसी ना किसी दिन ये मामला होना ही था। और कुछ दिनों से ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था हमें कि हल्की हल्की फायरिंग लगी हुई थी। तो आज वो खुल के तो मामला सामने आया। अगरचे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बरहमी एक दूसरे के ऊपर हुई है, लेकिन जो रिमार्क्स थे वो बड़े हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बड़े रेलिवेंट थे। और जस्टिस अतर मिर्ला ने बड़ा राइटली एक चीज़ पॉइंट आउट की थी, लेकिन उसकी चूँकि राइट जो बात होती है उसको लोग शायद पता नहीं उस तरह से सुनना या बर्दाश्त करना नहीं चाहते। मामला चल रहा था परवेज़ मुशर्रफ का, डेफिनेटली केस उन्हीं का था। तो पहले रशीद रिजवी साहब ने बात की पास्ट की, तो जस्टिस अतर मिर्ला उनको मुखातिब करके कोई रिमार्क्स देने लगे कि पास्ट में कब तक हम जाएंगे, और ये तो चीफ जस्टिस ने टोक दिया। उन्होंने कहा जी हमें जाना चाहिए पास्ट में, क्यों नहीं जाना चाहिए, आपके लिए एहतराम है, लेकिन पास्ट में जाके हमें देखना चाहिए। तो जस्टिस अतर मिर्ला ने यहीं से फिर उनको पकड़ा। उन्होंने कहा जी ठीक है जाना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जाएँ। तो फिर चलते हैं पास्ट में, तो 12 अक्टूबर 1999 पे जाते हैं कि जिस दिन असम्बलियाँ टूटी, मार्शल लॉ लगा, और इस अदालत ने उसको जो है ना कानूनी जवाब फराहम किया, और वो जजेस जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सज़ा और जज़ा तो ऊपर भी हो जाती है, कत्ल के मुजरम भी बच निकलते हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं होता। साउथ अफ्रीका में कौन सा सारों को सज़ा ही दी गई थी। जस्टिस अब्दुल्ला ने कहा नहीं, इस कोर्ट में क्यों ना ओपनली कंडेम क्यों ना किया जाए उन सारे करैक्टर्स को जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, और अगर किसी फैसले को सेटिसाइड होना है तो वो फैसला है जिसने मुशर्रफ को रास्ता फराहम किया था। ज़फ़र अली शाह केस का भी उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठे हुए लोग ये सारा काम करते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हिस्ट्री से सिर्फ सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अच्छा, वो चीफ जस्टिस साहब तो वो जरा जफर अली शाह केस के फैसले का दिफा करते भी नजर आए कि 12 अक्टूबर की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फैसला उसके ऊपर दे चुकी है, तो उसको इसलिए वैलिडेट कर दिया गया। उसको मैं कुछ नहीं कर सकता चीफ जस्टिस, लेकिन उनका सारा मसला खाली 2014, 2016, 2017 इधर से आके आता है। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि माजी में जो हुआ उसको सिर्फ सबक सीखने के लिए यूज करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। जस्टिस अतर मिर्ला ने कहा कि आए फिर सिखाएं। माजी तो हमारा यह है कि जब कोई मजबूत होता है, ताकतवर होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, और जब वक्त गुजर जाता है, वो कमजोर पड़ता है, उसके बाद उसके खिलाफ फैसले आना शुरू हो जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ट्यूशन सेंटर कब खोल रहे हैं? ठीक है, ट्यूशन सेंटर कब खोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? ट्यूशन सेंटर मेरा ख्याल है वो कमरा अदालत ही ट्यूशन सेंटर है। लेकिन ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर अगर पास्ट में आपने सारों को माफ करना है तो फिर आप फैजाबाद धरने में किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? ठीक है, अगर आपने पास्ट में भी पिक एंड चूज करना है तो सॉरी टू से आज भी पिक एंड चूज होगा और आगे भी पिक एंड चूज होगा। और जस्टिस अतर मिर्ला का आज के जो रिमार्क्स थे वो सबसे अहम ये थे कि जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, और कमजोर होने वालों के खिलाफ फैसले दिए जाते हैं। ये असल मसला है, ये बच्चों को पढ़ाएं। फिर साकिब भाई, मैं एक आपसे सवाल ऐड कर लूं इसमें, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। साकिब भाई, मामला ये है कि अतर मिर्ला साहब, सबको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान रहे हैं, और उन्हीं के ही मरहूने मिन्नत आज जुडिशरी में बैठे हुए हैं। पीटीआई में शामिल हो गए थे, फिर किनारे कशी इख्तियार की, और उसके बाद जज अपॉइंट हो गए। अब मामला यह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो 12 अक्टूबर 1999 को वैलिडेट करने वाले बेंच के खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ बेसिकली कार्रवाई चाह रहे हैं। उन्होंने आज उन्हीं के फैसले पर तनकीद भी की, कहा कि 31 जुलाई 2009 का जो फैसला है उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कालअदम करार दिया जफर अली शाह केस का फैसला, और क्यों नहीं वो कहा कि उन सारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो फैसले को वापस क्यों नहीं लिया। तो कैसे देखते हैं कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब से दूरियां छुड़ियां कुछ वो?
एक तो ज़ाहिर सी बात है वो तर्जुमान रहे हैं जब वकला तहरीक चल रही थी, और जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के करीब भी थे। अगली जो बात आपने की कि उनकी वजह से आए, अब मुझे नहीं पता कि उनकी वजह से ही आए, हो सकता है उनकी वजह से ही आए हों, लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरे नॉलेज में है कि इफ्तिखार चौधरी जो है उनकी जानिब से, जब ये जस्टिस अतर मिनल्ला थे, फिर चीफ जस्टिस, अब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो मेरी इतला के मुताबिक कभी भी इफ्तिखार चौधरी किसी भी जुडिशल प्रोसीडिंग में, मामले में, ना तो उनका कोई राब्ता रहा, ना कोई इस किस्म का सिस्टम आगे जो है वो चलता रहा। मेरा ख्याल है इसको अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने उनको जज बनाया, आज वो 2023 में बैठ के उसी के खिलाफ कह रहे हैं कि उसने अगर वैलिडेट किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अगर पब्लिकली जो है वो ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोहेल शीज़म, मेरा एक सवाल है, एक लेमैन, क्योंकि आज की प्रोसीडिंग में मैं नहीं था, तो एक आम आदमी ये समझना चाह रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये कह रहे थे, जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे थे कि 3 जज बैठे होते हैं सामने, तो ये किस तरह था? थोड़ा मंजर कशी तो करें कि चीफ जस्टिस को बात करते थे, उसका जवाब जस्टिस अतर मिनल्ला दे रहे थे, या क्या था? क्या रशीद रिजवी वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने सबसे पहले बात की, तो उनको मुखातब करके जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक रिमार्क्स दिए, तो फिर इस तरह मुड़ के दाएं जानिब ना तो देखा एक बार चीफ जस्टिस ने उन्हें और कहा कि ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे इनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन हम पास्ट में क्यों ना जाए। उसके बाद ये एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, लेकिन बात मतलब कट टू कट, फिर उसके बाद रशीद रिजवी साहब तो बहुत देर तक नहीं बोले, वो तो सुनते रहे कि जो भी हो रहा है ठीक है। आपस में इनका जो है ना पूरा मुकालमा आप उसे कह सकते हैं हुआ है कि रिमार्क्स की सूरत में आ रहे थे, मुखातब दोनों देखते रशीद रिजवी साहब की तरफ थे, लेकिन मैं बात में ऐड करूंगा कि हामिद खान साहब को शर्मिंदा करने की भी कोशिश की गई काजी साहब की जानिब से, लेकिन उसका जवाब फिर अतर मिनल्ला साहब ने दिया। अच्छा, उन्होंने कहा हामिद खान साहब को 2019 में जब ये हाई कोर्ट फैसला देर थी, तब क्यों नहीं ये उस वक्त की हुकूमत ने मुखालफत की, क्यों नहीं कहा अदालत को जाके कि खुसूसी अदालत फैसला दे चुकी है, आप अब ये केस ना सुने, या आपको उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? किसकी हुकूमत थी उस वक्त? हसन रजा पाशा साहब ने, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने खड़े हुए कहा जी पीटीआई की हुकूमत थी। तो काजी साहब बड़ी एक मानी खेज किस्म का हंसी उन्होंने हंसी, और हंसते हुए हामिद खान साहब का थोड़ी, मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाह रहा था, साथ ही कवर देने के लिए कहा कि जी आपका ये स्ट्रेचर है कि आप खड़े होकर अपने घर के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने फिर एंट्री मारी, ही केम इन एंड साइड के जनाब बात ये है कि बात यह है कि 2018 से पहले किसकी हुकूमत थी जब ये केस शुरू हुआ था? तो बताया गया कि जी उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि वो भी रिलेक्टेंट थे कार्रवाई में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर की बेस पर उनको कार्रवाई करनी पड़ी, वो भी उन्होंने 12 अक्टूबर को छोड़ दिया, सिर्फ 3 नवंबर 2007 को लेके चल पड़े, असल जुर्म तो 12 अक्टूबर का था। इस पे पूरी बात कर रहे हैं, काजी फरीसा साहब ऐसे करके उनको देखे जा रहे थे कि यार ये अभी चुप हो तो मैं आगे कुछ करूं, फिर उन्होंने कहा नहीं 12 अक्टूबर को तो वैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए उसको छोड़ दें। जी वो जब नून लीग की बात आई तो उस पर जस्टिस अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर नून लीग की उस वक्त हुकूमत थी जब ये कार्रवाई शुरू की गई, तो हैरत है कि उन्होंने भी 12 अक्टूबर के खिलाफ नहीं, जो कि डायरेक्ट उसके विक्टिम थे, तो ये दोनों पार्टीज का जो रोल है वो भी है। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी फिर वो कहा था कि सारी सिविल गवर्नमेंट्स अगर एक ही पेज पे थी तो मुझे बताएं वो पेज कौन सा है। इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब ये जो सारी बात हो रही है, इससे मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे किसी एक ही शख्स की हुकूमत है अच्छा मुल्क में। और दूसरा, जब जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके दरमियान मुकालमा हो गया तो चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा उसमें यह भी किया कि हमारी सिर्फ अप्रोच ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री से सीख के आगे जाना चाहिए, और ये कहते हैं कि सज़ा और जज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन सज़ा और जज़ा को इस मामले पर, मुशर्रफ वाले मामले पर चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा जी कि सज़ा और जज़ा पुरानों को नहीं देनी, मुशर्रफ की जो है ना बरकरार रहनी है, यानी वो अभी तय पा रहा है, लेकिन उस पर जजेस को जो है ना वो अनटचेबल है। चीफ जस्टिस की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें तो यही लग रहा था कि बस जो फैसले हो गए हैं वो हो गए, उनको अब नहीं छेड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाली अच्छा, इस स्टोरी पे आखिरी सवाल करता हूं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। कोई एक बंदा भी इस वक्त अदालत में, साकिब बशीर साहब आप भी गौर कीजिएगा, फरीक नहीं है ऐसा जो ये कहे कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, उसके बावजूद पानी में मदानी मारी जा रहे हैं। 4 बंदे बेंच पे बैठ के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं फैसले के खिलाफ, और 4 बंदे नीचे खड़े होकर भी कह दिया कि वो फैसला नहीं है। 4 बंदे ऊपर आर्गुमेंट कर रहे हैं, 4 नीचे आर्गुमेंट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुखालफत भी कोई नहीं कर रहा, फिर भी केस चली जा रहा है।
तो वो डिसाइड करें कि जी एप्लीकेशन अलाउड जजमेंट सेट असाइड, तो क्या चाह रहे हैं वो सुहेल साहब? आप यही है बिल्कुल, वैसे होना तो यही चाहिए कि अगर जनरल मुशर्रफ के वकील भी ये कह रहे हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ के वकील भी आज कह रहे हैं 2019 में उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपील फाइल की थी, उन्होंने फिर भी अपील फाइल की थी, उन्होंने कहा हम खसूसी अदालत की सजा को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कानून के मुताबिक। जो मौजूदा विफाकी हुकूमत है उसका भी स्टांस बड़ा दिलचस्प है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ पे जो है ना एक बेहिसी की तस्वीर बने होते हैं कि मुझे बुला न लिया जाए, और जब रोस्टर में बुलाया जाता है तो उनसे बाकायदा बेंच की तरफ से छेड़खानी की जाती है कि आपका मौकफ क्या है। उनका मौकफ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का दिफा हमने नहीं करना और उसके खिलाफ आई अपील की हिमायत हमने नहीं करनी। अच्छा अगली स्टोरी कहा है पिछली से बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा अगली स्टोरी में चलते हैं। ये साकिब बशीर साहब, ये आज मुफ्ती सईद साहब क्या बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, वैसे ये क्या था मामला को, मतलब मुफ्ती साहब अपने को फतवा लगता उल्टा पड़ गया या कोई दम सही नहीं पड़ गया, ऐसे क्या था? असल में जारी सी बात है, एक प्राइवेट कंप्लेंट खावर मानिका की है, उसमें मुफ्ती सईद हैं, उन चौधरी हैं, एक उनके जो सर्वेंट है मानिका के, उनके वो इसमें गवाह हैं। तो इस प्राइवेट कंप्लेंट में उनका स्टेटमेंट ऑन ओथ होना होता है, तो उस स्टेटमेंट में वो कराना उनका राइट है, वो जिस तरह भी करें। लेकिन जो जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था वो एक जो है वो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैंने बड़ा देखा कि बड़ा मतलब एक अजीब सा होता है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना होता है तो जज साहब ओथ लेते हैं गवाह से और गवाह को कहते हैं कि अब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। ऐसा कोई सेंस नहीं, बल्कि जब मुफ्ती सईद के पास एक रिटन स्टेटमेंट थी तो वो पढ़ रहे थे, तो बल्कि बाकायदा जज साहब ने कहा कि ये जो है वो साइड पे कर दें, आपने ओथ हलफ दिया है कि आप सच बोलेंगे तो आप बोलते जाएं जो कुछ आपने बोला। ये मुफ्ती साहब भी शेख रशीद वाला काम तो नहीं कर रहे थे, जो लिखा हुआ था मेरा तो वो लिखा हुआ जो है साइड पे दिया उन्होंने, और उनके जो वकील हैं वो भी उनके साथ जो है वो खड़े थे, लेकिन उनके वकील बहरहाल वहाँ पे हिंट भी दे रहे थे उनको कि क्या है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे थी जो उनके ज़हन में नहीं आ रही थी। लेकिन एक चीज़ तय है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो मैंने बाद में प्रोसेस पता किया कि प्रोसेस क्या है, उन्होंने कहा यार ओथ लेना है और उसके बाद गवाह ने बयान देना है, उसको ना कोई क्वेश्चन आंसर इस तरह होता है, जज क्वेश्चन कर सकता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो और कोई नहीं कर सकता, तो उसको हिंट भी कोई नहीं इस तरह देता था आपने ये भी बोलना है ये भी बोलना है। तो यानी रिजवान वासी साहब वजाहत करते रहे साथ साथ उनकी बातों की, तो और उनकी अच्छा रिजवान वासी साहब जब ये हिंट दे रहे थे वजाहत करते, तो जज साहब ने क्यों उन्हें मना किया कि आप प्रोसीजर के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस तरह ना करें, उन्हें रोका? या जज साहब भी कहते रहे यहाँ चलें ठीक है वो बात क्लियर कर रहे हैं? तो एक दो दफा उन्होंने किया, उनको रोका कि जो ये कह रहे हैं इसी बात को जो है वो आगे लिखवाया जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन यह है कि वो क्योंकि वकील साथ थे तो वो फिर लिखवा रहे थे। असल में इससे कबल जब भी ये स्टेटमेंट्स होती रही हैं तो उमूमन स्टेटमेंट्स में बहुत कम रिपोर्टर्स थे, आज तादाद जो है वो ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। और मेरा ये ख्याल है कि मैं ये सोच रहा था कि काश के जब खावर मानिका अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे तो हम कोर्ट में ही होते तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि वो आपको पता नहीं चला था मानिका साहब आ रहे हैं या? जी मानिका का बिल्कुल हमें जो है वो पता नहीं चला, वो बड़े मतलब कहीं खुफिया रास्तों से आए और कोर्ट में आए और उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट करा के जा चुके थे। वो ऐसे तो नहीं जैसे वो अर्तुल नकाब डाल के जाता था, अचानक ही उतारता था तो सारे वो जो ना क्रूसेड वाले वो हैरान हो जाते थे कि यार ये किला फतह करने आ गए, तो उन्होंने भी ऐसे ही किला फतह किया था। तो एक चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इससे कबल एक शहरी से मुहिब वतन एक शहरी थे इस्लामाबाद के जो कंप्लेंट लेके गए थे, अब जो है वो कंप्लेंट खावर मानिका साहब लेके आए हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट थी मुफ्ती सईद जो है ये ख़ास तौर पे जो ओन चौधरी की, इनकी स्टेटमेंट्स पहले वाली और अब वाली ये देखने वाली होंगी कि क्या उनमें कुछ सिमिलरिटी है या उनमें भी कहीं तजाद तो नहीं आ गया। पहले मुहिब वतन थे, आप गरीब वतन लाए हैं, मतलब मानिका साहब का वो। अच्छा ये बताएंगे इस निकाह के हवाले से कुछ दरखास्तें पीटीआई की या चेयरमैन पीटीआई की इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरसा एतराज से पेंडिंग है, जो फिक्स होती हैं फिर डीलिस्ट हो जाती हैं, अब 30 नवंबर के लिए फिक्स होती हैं फिर डीलिस्ट हो गई हैं, तो ये भी गालिबन आमिर फारूक साहब की बेंच होगा जो इसलिए बार बार डीलिस्ट हो रही हैं। ये कौन सी दरखास्तें हैं, उनमें क्या है? उसमें वो उन्होंने जो प्रोसीजर था यहाँ पे कोर्ट्स में जो चल रहा है बुनियादी तौर पर उसी को चैलेंज किया हुआ था कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है बुनियादी तौर पर, कि इसके मेंटेनेबल नहीं है। अब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड तो तभी होनी है जब इनके वकील भी दलाइल देंगे, दूसरी तरफ को नोटिस होके वो भी दलाइल देंगे, अदालत सुनेगी, अदालत फैसला करेगी, वो डिसाइड होनी है। लेकिन ये केस लगे ही ना, सुना ही ना जाए और केस डेट पे डेट पड़ती रहे तो फिर मेरा ख्याल में ऐसे ही जो है वो चलता रहेगा। लेकिन
वो केस अब जो है वो हाई कोर्ट का बज़ाहिर जो है वो गैर मुअस्सर हो चुका है, क्योंकि वो जो मुहब्बत वतन शहरी लग जाएगा। उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था मुहब्बत वतन शहरी ने, क्योंकि खावर मानिका जैसे पाकपतन से इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख पकड़ा तो उन्होंने केस वापस लिया और साथ ही अगले दिन जो है वो पहुंच गए और उन्होंने कर दिया। अब इनकी जो अभी कंप्लेंट हुई है, क्योंकि पहले वाली तो गैर मुअस्सर होगी, तो अभी वाली कंप्लेंट शायद जो है वो दोबारा वो चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट। अच्छा ये बताएं, कल कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कोई ढोल शोल वाला भी कुछ ना, घोड़े भी नाचेंगे, ढोल आएगा, कल मियां साहब बरी हो जाएंगे? वैसे तो नैब को पिछली बार सवाल पूछे था, बरी हो जाना। ढोल का बड़ा गहरा ताल्लुक है मियां साहब के इस केस से। ढोल की बात किया तो मैं बताता हूँ, मियां साहब इस केस में जब इश्तिहारी हुए थे ना, तो हमारे नैब के एक दोस्त हैं, वो वैसे कोर्ट से बाहर निकले तो एक दोस्त ने पूछा था कि आप क्या करेंगे, कोर्ट ने कहा इश्तिहार, तो उन्होंने कहा कि हम ढोल बजा के मुनादी करेंगे, मुनादी जो कराती है मुनादी कि हम ढोल बजा के मुनादी करेंगे और क्या कि मियां साहब जहाँ भी आ जाएं। तो वो मीडिया पे बड़ा वो बन गया ना जी कि ढोल बजाएगा नैब अब, और साथ सरदार मुजफ्फर की तस्वीरें। असल में उस वक्त ढोल बजता था मियां साहब का और इस वक्त इमरान खान का ढोल बजता है। तो उस वक्त ना साथ ढोल और साथ सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब की और जहां बरवाना साहब की तस्वीरें पूरा दिन मीडिया में, उसमें प्रेस टॉक्स हो गई। नून लीग ने जनाब उसमें जवाब में मरियम औरंगजेब साहब और सारी मीडिया टॉक्स कर दी कि हम देखते हैं कौन ढोल बजाता है, ये नैब ने ढोल बजाना है तो मैशत की नाकामी का बजाय फलां ढमका। सो मच सो के शाम को तर्जुमान नैब को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी, कोई ढोल नहीं बजता। नैब ने फिर कहा होगा चलो जब तक मियां से वापस नहीं आने पोली पोली ढोल की बजाएगी। तो कल अगर ढोल बज जाता है, वो अब भरी होने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ढोल तो वैसे साकिब बशीर साहब, नैब ने सजा बढ़ाने की और एक फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत नवाज शरीफ की वो भी चैलेंज की हुई है, मुनासिब नहीं था कि उनको साथ ही फिक्स कर लेते और एक ही दफा सारा कुछ निपट जाता? नैब ने बिल्कुल ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अच्छा, फिक्स हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नैब की एक फ्लैगशिप में जो उनकी बरियत चैलेंज की थी वो भी फिक्स कर दी है। अल-अज़ीज़िया में जो इन्हांसमेंट की थी कि सजा बढ़ाई जाए वो भी फिक्स कर दी है, और नवाज शरीफ की दोनों अपीलें, मतलब 4 टोटल। क्या क्या कि नैब विड्रॉल क्या करेगा? नहीं, एक ख्वाहिश उनकी पूरी की, एक मेरी भी पूरी करें इस केस में। इस केस से जुड़ा हुआ है जज वीडियो स्कैंडल भी, जिसने डिसाइड होना है इस केस के साथ, उसको नजरअंदाज करके कोर्ट आगे ना बढ़ जाए। किसी ने पॉइंट आउट किया है या नहीं इस मामले? अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, और मेरा ये ख्याल है कि ये हालांकि वो वीडियो बनाने वाले नासिर भट्ट रोज अदालत के सामने जज साहब के सामने बैठे नहीं, उसमें मियां साहब के साथ। मियां साहब की एक दरखास्त इसी केस के साथ सीएम अटैच है। अच्छा। कि नासिर भट्ट समेत 5 बरतानवी माहिरीन को भी इस केस में गवाह बनाया जाए और उनसे पूछा जाए, ठीक है जी, और उनके बयान रिकॉर्ड। अब वो सीएम पता नहीं टेकअप हो रही है या नहीं हो रही है, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की रोशनी में डिसाइड होना है। बेंच को खुद ही जो है उसको सामने लाना पड़े, क्योंकि लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं है वो तो अपना केस जो वो कह रहे हैं 4 से 6 घंटे, उन्हें 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे और लगाएंगे। तो जो नैब कह रहा है हमें तो आधा घंटा चाहिए। मैं अपने जराये से आपको एक बात बताऊं जी कि जज वीडियो स्कैंडल को नहीं छेड़ा जाएगा, और एक शायद सेमी स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की तरफ से आ जाए या वहाँ पे उनके वकील की तरफ से कि हम मेरिट्स पे बरी हो रहे हैं, तो हम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, ना हम उस चीज़ पे इंसार करना चाहते हैं। और मियां साहब कहेंगे अरशद मलिक फौत हो चुके हैं, मैंने अल्लाह के पास हैं और अल्लाह पे छोड़ा हीरो भी बन जाएंगे। और वो जो जज वीडियो स्कैंडल जिसकी वीडियो कभी FIA को जो है ना मिली नहीं गई, कब्जे में ही नहीं ली गई। तारीख में हमेशा जज वीडियो स्कैंडल लिखा जाएगा, मरहूम अरशद मलिक को विलन के तौर पे रखा जाएगा। हो सकता है उनका रोल कुछ भी रहा हो, अब वो बात मैं मियां साहब वाली करता हूँ, अल्लाह के पास है, लेकिन उनकी वीडियो किसी के पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, यानी कि अब वैसे कल 2-2.5 घंटे अमजद परवेज साहब को देने से बेहतर है कि 15 मिनट नैब को देने, सारा कटाई मुक जाएगा और फिर हमारी भी जल्दी जान छूट जाएगी, फैसला लिखवाने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे कोर्ट ने जब 21 नवंबर को ये पूछा था कि उन्होंने कहा हमें 4 से 6 घंटे चाहिए, नैब ने कहा आधा घंटा। कोर्ट को चाहिए था पहले नैब को ही सुन लेते, हाँ। नैब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता, बात ही खत्म हो जाती। टाइम बचाते। आज वो कह रहे थे 18,000। जाते जाते सुहेल आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो जो हमने जैसे पहले स्टोरी पे बात की थी कि काजी फैसल साहब को जवाब दिया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने, और आखिरी जो 2 उसमें लाइंस थी, 2 पैराग्राफ थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपको तो पता ही नहीं मामलात का, आपकी हकाइकी पूरे नहीं है, आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है। अब उन्होंने एक और जवाब दिया है, उन्हीं साहब के नबी बख्श जुमानी साहब के जवाब से, उन्हीं के दस्तखत से हुआ है। तो ये क्या माजरा है, थोड़ी सी क्विकली इसके ऊपर रोशनी डालें। देखें, इस्लामी यूनिवर्सिटी के नायब सदर जो है ना जुमानी साहब, उनकी तैनाती के ऊपर ना बीइंग बोर्ड मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है ना चीफ जस्टिस होते हैं, उसके उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था और प्रेसिडेंट और सारों को खत लिख दिया जी कि ये किस तरह की हो रही है, इनकी तहकीकात कराएं, ये जुमानी की कैसे पोस्टिंग हो गई। और उसके ऊपर पहले तो इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने बड़ी आपने जो है ना रिकॉर्ड सीधा किया कि हम इतने पैसे बाहर से लेके इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं,
तो आपको तो कख पता ही नहीं है इसके अंदरूनी मामलात का। तो सारी पोस्टिंग जो है मेरिट पे हुई हैं, आप या तो इल इन्फॉर्म्ड है मेरा ख्याल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में रिकॉर्ड मांगा था चीफ जस्टिस ने कि यूनिवर्सिटी पूरा रिकॉर्ड दे इस तैनाती का। अब यूनिवर्सिटी ने वो रिकॉर्ड भेजा है और वो रिकॉर्ड जो है ना जी वही जुमानी साहब के साइन से चीफ जस्टिस को जो है ना भिजवाया गया है। जुमानी साहब ने साइन करके तो वो रिकॉर्ड नीचे सारा जो है ना वो कुछ 29 पेजेस बनते हैं अटैच कर दिए हैं और सारा भेजा है कि प्रेसिडेंट हाउस में कब मीटिंग हुई, इधर कब मीटिंग हुई, कब ये पोस्टिंग सारी हुई। लेकिन जुमानी साहब के साइन से ही इसको रिप्लाई करना जो है ना वो इस बात का जवाब है बेसिकली काजी साहब को कि जुमानी साहब तो रहेंगे, तुसी शायद 11 महीने 10 महीने जुमानी साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस हैं, जरूरी नहीं था कि वो जवाब दें, लेकिन उनके दिया गया तो ये एक स्टेटमेंट मेकिंग है कि आप अगर वहां पे देखें, किसी का नाम लेना चाहिए लेकिन चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को मेरा जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के जराए हैं ना वो समझते हैं कि ये उनकी मुखबरी पर या उनकी इमा पर सारी चीफ जस्टिस ने कार्रवाई इनिशिएट की थी। तो जवाब में और यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट ने ये पैगाम दे दिया बड़ा क्लियरली। बहरहाल ये अब काजी साहब को सोचना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी के मामलात में वो ना ही मुदाखलत करें तो बेहतर है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपको मजीद अपडेट करेंगे ये निकाह वाली स्टोरी से भी, उसके अलावा मियाँ साहब की बरियत से भी। और उम्मीद है कि कल स्टूडियो में यहाँ पे मिठाइयाँ भी बटेंगी, हम भी थोड़ी सी चलें, बरियत किसी की हो, शादी किसी की भी हो, हम दुल्हा दीवाना बन के थोड़ी सी मिठाई खा लेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह एक शख्स ने सजा पे भी मिठाई पेश की थी। जी जी बिल्कुल, हो सका तो कभी उसकी तस्वीरी सबूत भी पेश किए। हाँ वो मेरे पास पड़े हैं मोबाइल में, कल इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज।